श्रोताओं, आज हमारे साथ है श्री शरद कुमार व्यास जी, जो एडीजे हैं और सचिव है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चूरू में। आज जो हम बातचीत कर रहे हैं उसके पीछे हमारा उद्देश्य ये है कि विधिक सेवा प्राधिकरण है क्या, इसके क्या उद्देश्य है, इसके क्या आयाम है। शरद कुमार व्यास जी, हमारे आकाशवाणी चूरू के स्टूडियो में आपका स्वागत। और मेरा पहला प्रश्न ये है कि विधिक सेवा प्राधिकरण है क्या। श्रोताओं का स्वागत है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की जो उत्पत्ति हुई है वो हमारे संविधान के माध्यम से हुई है। न्यायालय की स्थापना सब जगह हो रखी थी। जब हमारा देश आजाद हुआ और जब हमने संविधान को 26 नवंबर 1949 को जब हमने संविधान को लागू किया, उसके बाद से ही मूल अधिकार को स्थापित करने के लिए सबसे पहला हमारा काम था कि हम अपने आजाद देश था उसके सभी नागरिकों को हम मूल अधिकार उनके सुरक्षित रखें। पर साथ साथ में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज जो भाग 4 है संविधान का, आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक भारत के संविधान में दिए हुए हैं, उनको लागू करने का भी हमारा एक मुहिम थी। पर चूंकि जब देश आजाद हुआ तो देश के लिए सबसे पहले उनके लिए मूल अधिकार थे, तो मूल अधिकारों के ऊपर खूब काम किया गया। पर साथ में ये भी चाहा गया कि किसी व्यक्ति विशेष के व्यक्तिगत हितों के लिए तो मूल अधिकार हैं, पर समाज के बड़े वर्ग के लिए के हितों का ध्यान कौन रखेगा। कोई आदमी खुद की समस्या के लिए तो सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है, कोर्ट्स पहुंच जाता है, पर समाज के बहुत बड़े वर्ग के हितों के लिए कैसे पहुंचा जाए। क्योंकि हमारा जो मूल उद्देश्य था संविधान को लागू करने के लिए, उसके पीछे था कि समता मूलक समाज की स्थापना करना, इगैलिटेरियन सोसाइटी की स्थापना करना। तो हमारा उद्देश्य ये था कि सबको समान न्याय मिले, जिसका जो हक है उसको मिले। इसी बात को लागू करने के लिए हमने संविधान को लागू किया। पर देखा गया कि अधिकारों को लागू करने के लिए और बहुत बड़े वर्ग के अधिकारों को लागू करने के लिए आपके पास रिसोर्सेज होने चाहिए। जब भारत आजाद हुआ तब रिसोर्सेज की जितनी आज हमारे पास संसाधन है उतने संसाधन उस समय नहीं थे। पर जैसे जैसे हमने विकास किया, जैसे दशक बीते 1950 के बाद में, तो हमने अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत की। कई ऐसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज थे जो आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक दिए गए हैं संविधान में, उनको हमने अमली जामा पहनाने का काम शुरू किया। इस यात्रा में अगर हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देखें तो 1976 में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। 1976 में एक अमेंडमेंट हुआ संविधान में और आर्टिकल 39A भारत के संविधान में जोड़ा गया। ये आर्टिकल 39A ही है जिसके माध्यम से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की स्थापना हुई और इसकी जो कहते हैं कि इसका जो सैद्धांतिक रूप जो है वो आर्टिकल 39A में आया। मैं थोड़ा सा इसका पाठ करना चाहूंगा कि आर्टिकल 39A जो बताता है कि इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, इसके बारे में बताता है। ये आर्टिकल 39A 1976 में के जो 42nd अमेंडमेंट से इसको जोड़ा गया और इसकी जो मूल पाठ ये है कि द स्टेट शैल सिक्योर दैट द ऑपरेशन ऑफ लीगल सिस्टम प्रमोट्स जस्टिस ऑन ए बेसिस ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड शैल इन पर्टिकुलर प्रोवाइड फ्री लीगल एड बाय suitable legislation or schemes or in any other way to ensure that opportunities for securing justice are not denied to any citizen by reason of economic or other disability। मैं थोड़ा सा इसको और स्पष्ट कर देता हूँ, थोड़ा आसान भाषा में बता देता हूँ कि आर्टिकल 39A का जो मूल उद्देश्य ये था कि राज्य का ये दायित्व होगा, राज्य इस प्रकार का कोशिश करेगा हमारे राज्य में विधिक व्यवस्था इस प्रकार से चले कि सभी को समान अवसर प्राप्त हो न्याय प्राप्त करने के, और कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार की निरोगिता के चलते, निरोगिता चाहे शारीरिक हो सकती है, इकोनॉमिक हो सकती है, आर्थिक हो सकती है, कोई भी नागरिक है वो न्याय की प्राप्ति से वंचित ना रहे। इन दो बातों को एश्योर करने के लिए आर्टिकल 39A जोड़ा गया। ये भी 1976 का डेवलपमेंट था। 1976 में जब 42nd अमेंडमेंट के बाद में ये 39A हमारा राज्य का नीति निर्देशित तत्व बना, और बनने के बाद जैसे ही बना तो हमारे देश की सभी सरकारें, राज्य सरकारों, केंद्र सरकार का दायित्व हो गया कि आर्टिकल 39A को अमली जामा पहनाया जाए, इसको आम जन तक की अधिकार सुरक्षित किए जाए। पर फिर भी 1976 से भी मतलब इसको कोई विशेष रूप से इसको कानूनी रूप नहीं दिया जा सका। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के बहुत से जजमेंट्स आए उस समय। जस्टिस VR कृष्ण अय्यर जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, उनके कई सारे अच्छे रिमार्केबल जजमेंट है। जस्टिस PN भगवती साहब के बड़े जजमेंट्स हैं, उनमें इन बातों को इंसर्ट किया गया, डायरेक्शन दिए गए, पर एक को कहते हैं कि कानूनी रूप नहीं दे पाए। इसका बड़ा डेवलपमेंट आया 1987 में। 1987 में एक लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट बना। 1987 का अधिनियम है परंतु लागू हुआ वो 9 नवंबर 1995 को। उस समय लीगल सर्विसेज अथॉरिटी हर स्तर पे बनी। नेशनल लेवल पे नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी बनी, जिसे छोटे रूप में नालसा कहते हैं एब्रीविएशन में।
हर स्टेट में स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी बनी, जैसे हमारे राजस्थान में माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण है, जिसको रालसा कहते हैं। और हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बनी, और हर तालुका स्तर पर तालुका लीगल सर्विस कमेटी बनी। इस प्रकार से 4 संस्थाओं को इसमें पहली बार 9 नवंबर 1995 का अधिनियम लागू करके हमने अमली जामा पहनाया और इसको हमने एक मूर्त रूप में इसको जगा। अब आपका जो प्रश्न था, मैं उस पर आता हूँ कि इसका आयाम क्या है। ये तो मैंने आपका इसका एक ऐतिहासिक परिदृश्य बताया आपको मैंने। हम कई ये हमारी एक बड़ी सी एक भ्रम होता है और ये हम मान के चलते हैं, ये हमारी मान्यता है कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या फिर जो ये सारी जो 4 संस्थाएं हैं ये केवल न्यायालय तक ही सीमित है। ऐसा नहीं सोचा जा सकता, क्योंकि इसका मूल रूप जो है वो आर्टिकल 39A कहता है। आर्टिकल 39 में 2 बातें हैं। पहली बात तो कि इक्वल जस्टिस टू ऑल, एक्सेस टू जस्टिस टू ऑल, कि न्याय तक सबकी पहुंच समान हो। यहां मैं थोड़ा करेक्ट करना चाहूंगा कि न्याय का जो शाब्दिक अर्थ जो है इसका वो बहुत बड़ा विशाल है। न्याय वो नहीं है, केवल न्याय वो नहीं है कि जो कोर्ट में मिलता है। न्याय वो भी है जिसका जो हक है उसको मिल जाए, वो न्याय है। हमारी कोर्ट्स में जो न्याय मिलता है उसको विधि शास्त्र की भाषा में कह सकते हैं कि करेक्टिव जस्टिस, कि जिसने गलती की है तो उसको सुधार किया जाए, करेक्टिव जस्टिस है। पर एक न्याय की संकल्पना और भी है, वो है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, वितरित न्याय, कि जिसका जो हक है उसको मिले। जब मैंने वोट देके अपना सरकार को चुना है और जो सरकार मेरे हितों के लिए कानून बना रही है और वो हित मुझे नहीं मिल पा रहे हैं, तो ये भी मेरे साथ हुआ एक अन्याय है। तो जो मेरा है वो मिले, जिसको जो बांटना है वो मुझे मिले। बच्चे का अधिकार है कि वो माँ बाप उसकी शिक्षा की व्यवस्था करे, उसकी देखभाल करे। तो इसी के लेकर हमने आर्टिकल 21A मूल अधिकार बना, शिक्षा का अधिकार, और इसमें हमने ये एश्योर किया कि 6 साल से 14 साल तक के बच्चे जो हैं उनको फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन हो। तो साथ साथ में हमने पेरेंट्स को भी ऑब्लाइज किया और साथ साथ में हमने गवर्नमेंट्स को भी ऑब्लाइज किया इस प्रोविजन से कि आप व्यवस्था करेंगे कि 6 साल से 14 साल के बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन मिले। अब बात ये आता है कि अगर नहीं हो तो क्या जाए, तो अगर नहीं होता है तो भी हमारे डीएलएसए में संपर्क किया जा सकता है। बहुत बढ़िया जानकारी दी आपने। देखिए, बहुत सारी चीज ऐसी है जो हमारे तमाम श्रोताओं को पता नहीं है, हमें पता नहीं है। अब बात ये आती है कि हमारा जो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण है जैसे चूरू में, इसके क्या क्या काम हैं? एक आम नागरिक अपनी समस्याओं को लेके कहाँ संपर्क स्थापित कर सकता है? क्या कोई फीस का प्रावधान है, अपील का प्रावधान है? इसमें जो सुनवाई होने के बाद कोई निर्णय होता है तो उसका? जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जो है उसके 3 मुख्य काम है। बहुत सारे कामों को अगर हम 3 हेड्स में डालें तो पहला जो मुख्य काम वो है लीगल अवेयरनेस, क्योंकि जानकार होना बहुत जरूरी है। लॉ हेल्प्स द पर्सन हु इज विजिलेंट, नॉट द पर्सन हु इज स्लीपिंग ओवर हिज राइट। तो सावचेत होना जरूरी है। कोई भी व्यक्ति अगर अपराध कर ले फिर ये नहीं कह सकता कोर्ट में जाके कि मुझे कानून की जानकारी नहीं थी, अगर मुझे जानकारी होती तो मैं ये काम न करता। तो हमारा पहला जो उपक्रम होता है वो लीगल अवेयरनेस होता है। तो इसके लिए हम लीगल अवेयरनेस कैंप करते हैं। हम आम जन तक जो भी कानून के जो आसान भाषा में बताने का हम प्रयास करते हैं, इसके लिए हमारी टीम है। दूसरा हमारा उपक्रम है वो है ADR, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल, कि केवल ये कहना कि कोर्ट से ही न्याय मिलता है ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पंचायत व्यवस्था पहले से भी थी। डीएलएसए बनने के बाद में पंचायत व्यवस्था को हमने उसको कानूनी रूप दिया है। उसको हमने एक पैरेलल सिस्टम डेवलप किया है कि मीडिएशन जो कहते हैं ना, मियाँ बीवी राजी तो क्या करे काजी, कि जब आपकी आस्था है किसी व्यक्ति विशेष पर जो कि कानून का जानकार है, जो इतने अच्छे मस्तिष्क का है, जो सुलझा सकता है चीज़ों को, तो क्यों ना उससे फैसला प्राप्त किया जावे। तो हमने उसी बात को पंचायत के जो पंच फैसला सिस्टम को हमने रीइटरेट किया, उसको वापस अपने अमली जामा पहनाया और हमने उसको मीडिएशन का नाम दिया है। तो ये भी हमारा काम है। इसी ADR के मैकेनिज्म में ही हमारा मीडिएशन का सेंटर भी चलता है। तो हमारा जो ऑफिस का नाम भी वो ADR सेंटर है, और साथ साथ में हम लोक अदालतें भी आयोजित करते हैं। लोक अदालत भी ADR का ही एक उपक्रम है। और तीसरा महत्वपूर्ण काम जो हमारा है वो लीगल सर्विसेज, जो मैंने आपको बताया कि लीगल सर्विसेज का सबसे बड़ा काम तो यही है कि अगर कोर्ट में जो लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट है 1987 का, उसकी धारा 12 बहुत महत्वपूर्ण है। धारा 12 में कुछ वर्ग लोग दिए हुए हैं कि इन वर्गों को जो व्यक्ति आते हैं उनको फ्री लीगल सर्विसेज मिलेगी कोर्ट में पैरवी करने के लिए, जिसमें बंदी है, जेल में बंदी है, कोई भी 18 साल से कम का बालक है, कोई भी महिला है, SC/ST के सदस्य हैं, आपदा से कोई पीड़ित व्यक्ति है, कोई ऐसी आपदा आ चुकी है देश में उससे कोई पीड़ित है, कोई कर्मकार है, श्रमिक है, रैन बसेरों में रहने वाले लोग वो लोग हैं। इसके अलावा जिसकी वार्षिक आय 3 लाख से कम है, ये सभी लोग, इनका अगर कोई कोर्ट में केस चल रहा है, कोर्ट का मतलब केवल जुडिशियल कोर्ट्स नहीं है, रेवेन्यू कोर्ट्स भी है,
किसी को भी कानूनी जानकारी चाहिए, कुछ हेल्प चाहिए, कानूनी पैरवी के लिए चाहिए, तो उसके लिए हमारा पैनल एडवोकेट्स का पैनल है और हर स्तर पर है, फ्री ऑफ कॉस्ट उसको मिलता है। उसका सारा खर्चा हम वहन करते हैं। वो केवल जिला स्तर पे नहीं है, वो तालुका स्तर पे भी है, जहां कहीं भी कोर्ट्स हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि डीएलएसए हो गया या तालुका लीगल सर्विस कमेटी हो गई, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी हो गई, या फिर नालसा हो गया, कैडर का जो सबसे उच्च अधिकारी जो होते हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जो सीजे साहब हैं, जो चीफ जस्टिस महोदय हैं, वो इसके अध्यक्ष होते हैं। राजस्थान लेवल पे जो राजस्थान हाईकोर्ट के जो सीजे साहब हैं, वो इसके अध्यक्ष होते हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट लीगल अथॉरिटी में जो हमारे जो डिस्ट्रिक्ट जज साहब होते हैं, वो इसके अध्यक्ष होते हैं। तो लीगल सर्विसेज तीसरा महत्वपूर्ण उपक्रम हो गया लीगल सर्विस। वो लीगल सर्विस किसी बात की हो सकती है। सरकार की कोई भी योजना, सरकार कई सारी योजना चलाती है, उज्ज्वला योजना है, पालनहार योजना है, कोई भी किसी हर विभाग की हर योजना को एश्योर करने का काम डीएलएसए करता है कि क्या वो योजनाएं सच्चे अर्थों में जिस वर्ग के हितों को सुरक्षित करने के लिए बनी है, क्या वो हित वहां तक पहुंच रहा है, इस बात को एश्योर करने का काम भी हमारा है। तो हमारा टैगलाइन यही है कि एक्सेस टू जस्टिस ऑफ ऑल टाइप्स टू ऑल। बहुत बढ़िया सर। एक बात और आती है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत काम कर रहा है डालसा, लेकिन इसकी जानकारी और प्रचार प्रसार के लिए कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास आए अपनी समस्याओं को लेके, अपने कानून के अधिकार की जानकारी लेने के लिए, कोई सहयोग करने के लिए, तो प्रचार प्रसार के लिए हम लोग क्या करते हैं इसके लिए लोगों तक जानकारी पहुंचाए? जैसे बताया कि लीगल अवेयरनेस बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये मिसली सबसे पहला मैंने अपना उपक्रम बताया था, वो लीगल अवेयरनेस बताया था, क्योंकि वो ये एक नींव का पत्थर जिसके ऊपर ये इमारत बनी हुई है। हम लीगल अवेयरनेस के लिए हर स्तर पर, तालुका लेवल पर, जिला लेवल पर, राज्य लेवल पर, सब जगह विधिक चेतना समिति बनी हुई है। उसमें समाज के मौजूद व्यक्ति, कुछ जो इन ऑफिस के बीरर हैं, वो सभी उसके सदस्य होते हैं। जैसे जिला स्तर पे मैं भी उसका सदस्य हूँ। तो हम ऐसे लोगों को अपने साथ जोड़ते हैं। हमारे साथ पैनल एडवोकेट्स हैं, हमारे साथ पैरालीगल वॉलंटियर्स हैं, उनको हम ट्रेन करते हैं। और हम जहाँ कहीं भी हमको लगता है कि जहाँ पे स्कूल हो गई, कॉलेज हो गई, व्यक्तिशः मैं भी प्रयास करता हूँ कि मैं सप्ताह में मेरे 2-3 ऐसे लीगल अवेयरनेस कैंप करूँ मैं। बाकी नालसा जो है वो भी एक एक्शन प्लान देता है, उसके मुताबिक हम कैंप करते हैं, आमजन के बीच में जाते हैं। न केवल इस पद पर मैं लगा हूँ मैं, बाकी हमारे सारे न्यायिक अधिकारी जो हैं वो लीगल अवेयरनेस को लेकर कैंप्स करते हैं, पैनल एडवोकेट्स की सहायता लेते हैं। समाज के संभ्रांत व्यक्ति जो हैं उनको भी हमारे साथ जोड़ते हैं, हर वर्ग का जो ऐसे हैं उनको जोड़ते हैं। तो लीगल अवेयरनेस कैंप्स होते हैं, उनके माध्यम से हम जाते हैं। लॉ कॉलेज से हमारा संपर्क रहता है, लॉ कॉलेज के बच्चे जो हैं उनको हम अपने साथ जोड़ते हैं। तो इस प्रकार से हमारी टीम होती है, वो लीगल अवेयरनेस का काम संभालती है। प्रकरणों का निपटारा होता है, क्या उनकी कहीं कोई अपील होती है? देखो, ऐसा है कि लोक अदालत जो भी फैसला करती है, लोक अदालत का बहुत अच्छा कंसेप्ट होता है। लोक अदालत में जो मामला रेफर किया जाता है, कोर्ट में कोई भी मामला लंबे चल रहा है, वो केसेस भी रेफर होते हैं। इसके अलावा कोई व्यक्ति, समझो कि कोई भाई है जिसका अपने भाई से कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चल रहा है, वो भी हमारे ऑफिस में आकर एक आवेदन पेश कर सकता है कि सर मेरा भाई इस प्रकार से संपत्ति के बंटवारे में विवाद पैदा हो रहा है, तो क्यों ना आप प्री लिटिगेशन के माध्यम से हमारा इसको मैटर रखें। तो हम ऐसे प्री लिटिगेशन केसेस को भी हम लोक अदालत में रखते हैं। जैसे कि अभी हमारे लोक अदालत लगने वाली है, तो उसमें भी बहुत सारे मामले ऐसे आ रहे हैं जो प्री लिटिगेशन है, मतलब अभी तक वो कोर्ट में गए नहीं है, उससे पहले ही जो व्यक्ति हमारे पास आ गया है कि सर क्यों ना एक बार आप इस पे राजीनामा का प्रयास करें। तो हम प्रयास करते हैं, यदि वो मान जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर मान जाते हैं तो हम उसको ठप्पा लगा देते हैं। उसको हम कहते हैं पंचाट, लोक अदालत पंचाट। उस पंचाट की कोई अपील नहीं होती है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के बारे में आप जो हमारी अभी बातचीत हुई है, कोई ऐसी बात रह गई हो जो आप तमाम श्रोताओं तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आपका? एक और मुहिम जो हम चला रहे हैं, जो पिछले कई वर्षों से जब से ये अधिनियम लागू हुआ है, उसकी भी मैं अवेयरनेस की जानकारी देना चाहूँगा, क्योंकि आपके माध्यम से मैं कई लोगों से जुड़ पा रहा हूँ। जी सर। स्थायी लोक अदालत, एक तो लोक अदालत जो मैंने आपको बताया कि दोनों पक्ष आते हैं कि सर हमारा आप राजीनामे का प्रयास करें, यदि सफल हो जाता है तो उसको हम पंचायत बना देते हैं, यदि सफल नहीं होता है तो हम उसको सलाह देते हैं कि इस प्रकार से आप कानूनी पैरवी, मतलब आप किसी भी कोर्ट में जाके जो भी समुचित मंच है उसके समक्ष अपनी बात उठाएं।
अगर दोनों राजीनामा नहीं होता है तो भी कहते हैं। जी। पर एक और जो स्थायी लोक अदालत का जो कंसेप्ट है वो ये है कि उसके लिए आवश्यक है कि जन उपयोगी सेवाएं हों। 10 जन उपयोगी सेवाओं के रूप में रखी, वो अपने आप में बहुत बड़ी सेवाएं हैं, जैसे कि सैनिटेशन की समस्या हो गई, जैसे जल पानी बिजली के बिलों की समस्या हो गई, जैसे बीमा संबंधी विवाद हो गए, जैसे कि बैंकिंग व्यवस्था संबंधित हो गई, रियल एस्टेट संबंधी समस्याएं हो गई, गैस एजेंसी की संबंधित समस्या हो गई। इन समस्याओं को लेकर आप जो ये जन उपयोगी सेवा के रूप में परिगणित की गई है, इनके संबंध में कोई विवाद होता है तो आप स्थायी लोक अदालत जा सकते हैं। कोई कोर्ट फीस नहीं है, किसी प्रकार की कानूनी प्रारूप नहीं है कि इस प्रकार का प्रारूप होना चाहिए, न कोई इसकी प्रक्रिया दी गई है। ये आप वहां पे लगा सकते हैं, ये वहां पे आप आवेदन पेश कर सकते हैं, और करने के बाद में जो स्थायी लोक अदालत है वो पहले तो उभय पक्षों के बीच में राजीनामे का प्रयास करती है। राजीनामे उनको प्रस्ताव देती है कि इस प्रकार राजीनामा किया जा सकता है। यदि वो बात मान जाते हैं, यदि उनके बीच में राजीनामा हो जाता है तो उसको पंचायत के रूप में दे देते हैं। यदि उनके बीच में राजीनामा नहीं हो पाता है तो फिर वो कानूनी फैसला देते हैं। और ये अपना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सामान्य लोक अदालत में यदि दोनों राजी नहीं होते तो उनको हम सलाह देते हैं कि आप कोर्ट में जाइए, पर स्थायी लोक अदालत वहां पे उसको फैसला सुनाती है, और वो फैसला होता है, वो उस फैसले की कोई अपील नहीं होती है। तो ये बहुत बड़ा एक है, इसकी जानकारी होनी चाहिए लोगों को। बहुत बढ़िया जानकारी आपने दी। देखिए श्रोताओं, ये थे शरद कुमार व्यास जी, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चूरू। और आज हमने जो बातचीत की, उम्मीद है कि इस बातचीत से विधिक सेवा प्राधिकरण को लेके से प्रश्न चलते रहते हैं, उनका समाधान हुआ होगा। सर, आज आप हमारे आकाशवाणी चूरू के स्टूडियो में आए और आपने बहुत ही अच्छी सारगर्भित जानकारी तमाम श्रोताओं तक पहुंचाने का प्रयास किया। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।